हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी भाषा विज्ञान जो कि व्याकरण से संबंधित ये पहला भाग लेकर आए हैं और जो कि ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है और ये प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस केबीएस एनबीएस बिहार टीजीटी पीजीटी झारखंड टीजीटी पीजीटी यानी कि भारत में हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जो कि ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि ये किसी भी छोटे से बड़े पोस्ट यानी कि यूपी पुलिस एसआई जिसमें हिंदी व्याकरण आता है तो उसमें भी पूछे जाएंगे ये प्रश्न। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये पोर्शन किसी भी छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम में सभी में ये पोर्शन के प्रश्न यानी कि टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि केवल टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में आएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह पोर्शन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है एक, हिंदी इस मिट्टी की बोली है और अरबी फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? तो यह मत है फैलन का विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या है, हिंदी इस मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी अधिक जनमानस के निकट है। ये भाषाविद यानी कि भाषा विज्ञान के विद्वान है फैलन का है। और जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यह यानी कि हिंदी एक भाषा है, इसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये भारत में सर्वत्र यानी कि सभी जगह समझी जाती है। 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के आसपास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं है। ये 1991 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, देवनागरी में यद्यपि ज और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का मत है? तो यह मत है मोनियर विलियम्स का, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोनियर विलियम्स का कथन है कि देवनागरी में यद्यपि ज और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। ये विद्वान मोनियर विलियम्स के अनुसार है। और चलिए देखते हैं उदय नारायण तिवारी के शब्दों में, भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक यानी कि अलग करती हैं और उसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा। अगला फैक्ट है, नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना सन 1667 ईस्वी में अथानासियस किरचार की पुस्तक में चाइना इलेस्ट्रेटा पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई। और नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को है। अगला प्रश्न है 3, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो इनमें से विकल्प सी सही है, एक मनई के दुई बेटवे रहन, ये विकल्प सी सही है। ये अवधी भाषा का उदाहरण है, इसका उत्तर विकल्प सी सही है।
और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक मनई के दुई बेटवे रहीन अवधि का सही उदाहरण है, जबकि अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भारतीय भाषा है वैदिक संस्कृति। फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत आता है। तो प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। और इसकी व्याख्या, प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। यह आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और चलिए वैदिक संस्कृत का समय देख लेते हैं। 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत, और इसका समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पाली प्राकृत अपभ्रंश, जो कि पाली का समय है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। और प्राकृत का समय है, इसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं, इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत कहते हैं, इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से अब तक। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में सा, जो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 3 भागों में बांटा गया था। प्रश्न है 5, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये किस विद्वान यानी कि किन महापुरुष का मत है? तो यह है आचार्य विनोबा भावे। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, मत आचार्य विनोबा भावे का। अगला फैक्ट है, 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। फिर अगला फैक्ट है, देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट के 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। दोस्तों, ये अक्सर आता रहता है जयभट्ट के बारे में। तो चलिए अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बनाई गई। प्रश्न है 6वां, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? तो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है विकल्प डी मथुरा सही है। मथुरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है और अयोध्या अवधी का क्षेत्र है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली है। अगला फैक्ट है, ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़ विशुद्ध रूप में बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप से बोली जाती है। अगला फैक्ट है, ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारी दास ने किया। अगला फैक्ट है, साहित्य में 13वीं सदी से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से बांग्ला देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और बांग्ला, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बांग्ला देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। अगला फैक्ट है, बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है, जिसे बांग्ला भाषा, असमिया, विष्णुप्रिया, मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। अगला फैक्ट है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और अक्सर परीक्षाओं में भाषाओं की लिपियां पूछ ली जाती हैं। तो ये सभी संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो बांग्ला की लिपि है ब्रजबोली और पंजाबी की बात की जाए तो इसकी लिपि है गुरुमुखी। उड़िया की उड़िया है। नेपाली की देवनागरी अभी देख ही चुके हैं। मराठी की देवनागरी, मलयालम की मलयालम लिपि है। और हिंदी की आप जानते ही हैं देवनागरी। उर्दू की है अरबी फ़ारसी लिपि। और
अंग्रेजी की है रोमन लिपि। ये इस प्रकार भाषाओं की लिपियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है नेपाली भाषा की लिपि है। तो नेपाली अभी जान ही चुके हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। प्रश्न आ सकता है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो इसका उत्तर ब्राह्मी लिपि से हुआ। और अगला फैक्ट है चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र इडियोग्राम होते हैं। अगला फैक्ट है गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई। प्रश्न है 9वां ग्रीक भाषियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया, तो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। और अगला फैक्ट है मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। और अगला फैक्ट है भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 10 खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो खरोष्ठी लिपि पश्चिमोत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में थी और खरोष्ठी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने सहबाजगढ़ी और मानेसरा के अभिलेख में खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए। प्रश्न है 11वां पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई, तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से हुई। विकल्प ए सही है। सौरसेनी से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी गुजराती आदि आधुनिक भाषाएं विकसित हुई। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। भोलानाथ तिवारी ने, जो कि व्याकरणविद हैं, क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण इस ढंग से प्रस्तुत किया। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। सौरसेनी जो कि मध्यवर्ती है, इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती और मागधी, पूर्वी हिंदी, बिहारी बंगाली, उड़िया, असमिया जो कि बिहारी के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी और मागधी, ये तीनों भाषाएं आती हैं। और इसके बाद अर्धमागधी जो कि मध्य पूर्वी हिंदी इसकी वो है। इस अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली हुई है। इसके अंतर्गत बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी निकली है दक्षिणी। और ब्रांचड़ में सिंधी आती है। पैसाची जो कि पश्चिमोत्तरी, लहंदा, पंजाबी, ये दोनों आती। प्रश्न है 12 एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन किसका है, तो यह कथन है भोलानाथ तिवारी का। विकल्प डी सही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। एक भाषा के अंतर्गत जब अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन भोलानाथ तिवारी का। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती, जबकि भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है, जो कि भारत में हिंदी है, राजभाषा मानी जाती है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न है 13 निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है और इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। पश्चिमी हिंदी जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कोरवी, हरियाणवी और कन्नौजी, बुंदेली, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं।
निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली ब्रज भाषा नहीं है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। और देख लेते हैं अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं और बोलियां। शौर सेनी से पश्चिमी हिंदी निकली है और शौर सेनी से राजस्थानी भी निकली है, पहाड़ी हिंदी भी। इस प्रकार तो यहाँ हिंदी पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और खड़ी बोली। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। वांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। मारवाड़ी और ये मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, मालवी ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें भी राजस्थानी हिंदी में भी बटा हुआ है। मारवाड़ी पश्चिमी हिंदी है और जयपुरी पूर्वी हिंदी है और मेवाती उत्तरी राजस्थानी हिंदी है। मारवाड़ी पश्चिमी है और जयपुरी पूर्वी राजस्थानी है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी है और मालवी दक्षिणी राजस्थानी है। तो इस प्रकार ये भी बटा हुआ है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है और बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। और अब देखते हैं अर्धमागधी। इसके अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इनमें से फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं। भारोपी भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्व प्रमुख भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी ये सभी भारोपी भाषा के अनुसार आते हैं। प्रश्न 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। तो राष्ट्रपति का आदेश ये आता है। राष्ट्रपति का आदेश आता है 1955। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959। और राजभाषा अधिनियम 1963 और संकल्प 1968। तो इसका उत्तर होगा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प 1968। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर यानी कि बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। अगला फैक्ट है, संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो दोस्तों, सूची 1 प्रश्न है। सूची 1 के साथ सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ओष्ठ के अंतर्गत आएगा पावर्ग, ओष्ठ के अंतर्गत पावर्ग, दंत के अंतर्गत तावर्ग आएगा और कंठ के अंतर्गत का वर्ग यानी कि काखा गागा। और इसमें छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग भी आएगा कंठ के अंतर्गत, विसर्ग, और हा भी आएगा कंठ के अंतर्गत। तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग, तालव्य के अंतर्गत छोटी बड़ी चा वर्ग और या आएगा या, और सा सरौता सा, सीटी सा। और तो इस प्रकार ये मिलान हो गया। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 3, इसका उत्तर होगा 2 3 4 1 2 3 4 1। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान का सही मेल ओष्ठ के अंतर्गत पावर्ग और दंत के अंतर्गत तावर्ग, कंठ के अंतर्गत कावर्ग काखा गाघा और छोटा बड़ा ये कंठ के अंतर्गत आएगा। हा भी आएगा कंठ के अंतर्गत और विसर्ग भी आएगा कंठ के अंतर्गत। और तालव के अंतर्गत चा वर्ग, छोटी बड़ी चा वर्ग और या यज्ञ भी आएगा और सा आएगा, ताला विसा आएगा और चा वर्ग इसके अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार ये रही व्याख्या। अगला प्रश्न है 17, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसमें सबसे पहले अनुक्रम की बात की जाए तो सौर सैनी आएगा, फिर नागर अपभ्रंश आएगा, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है।
विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम है शौरसेनी की नागर अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी वर्तमान हिंदी। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम इस प्रकार है। प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत जिसको पाली भी कहते हैं, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। प्रश्न है 18, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा विकल्प सी सही है। और चलिए अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। 11वीं से 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा अब्दुल रहमान की संदेश राशक की भाषा अवहट्ट है। प्रश्न 19, अपभ्रंश की उत्तरकालीन यानी बाद की अवस्था का नाम है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन है अवहट्ट भाषा। विकल्प डी सही है। विकल्प डी से चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। इनका विकास क्रम इस प्रकार है। पहले संस्कृत, फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, इस प्रकार आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार खड़ी बोली को नाम दिया है कौरवी। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है और हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता है। चलिए अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। ब्रज बोली ईश्वरचंद गुप्त ने नाम दिया, डिंगल बांकीदास ने, बिहारी जाज गियासन ने, भोजपुरी रेमंड ने, ये सभी नामकरण करते हैं। प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, ब्रजभाषा और कौरवी, हरियाणवी, कौरवी को खड़ी बोली, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। और पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अभी हमने बता ही दिया। चलिए अगला प्रश्न के बाद पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली बोलियां आती हैं। मागधी हिंदी के अंतर्गत बिहारी, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी और असमिया, बांग्ला, ओडिसी, ये सभी आती हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। खास अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ और इसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, जो कि ये बोली जाती हैं उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न 23, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है, यानी कि दिया गया है? दोस्तों ये प्रश्न देखिए कितनी बार आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए देखते हैं, ये इसका उत्तर है 243, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के 243 में उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 346 में दिया हुआ एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की राजभाषा। और अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रश्न 24, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, मेवाती, मालवी। और खस हिंदी के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अर्धमागधी,
अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी, भोजपुरी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बोलियाँ आती हैं। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी, लहंदा ये बोलियाँ आती हैं। प्रश्न है 25, पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ? तो इनमें से सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। तो मूल लिपि चिन्ह है 45, विकल्प बी सही है। और चलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह 45 है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से चौथी 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में 52 अक्षर हैं, इसमें 13 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं। और देवनागरी लिपि एक अक्षरिक यानी अक्षर लिपि है। देवनागरी लिपि वर्णमाला में वैज्ञानिक वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। और देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि प्रयोग होती है, और जो कि अंग्रेजी में एक वर्ण के लिए एक से अधिक ध्वनियाँ प्रयोग होती हैं। तो यही देवनागरी की खासियत है, इसमें एक वर्ण के लिए एक ध्वनि होती है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की पहचान एक क्षैतिज रेखा से शिरोरेखा करते हैं। प्रश्न 27, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है कौरवी, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया था। और इसकी व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है, यह नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियाँ हैं। अगला प्रश्न 28, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है। तो अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या या अवध, विकल्प डी सही है। और अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है। इसी क्षेत्र के विशेष के आधार पर इसका नामकरण हुआ। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। प्रश्न 29, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, देवनागरी लिपि को लोकनागरी भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को प्रायः नागर देवनागर भी कहा जाता है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से चौथी 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ। प्रश्न 30, विभाषा का क्षेत्र रिक्त स्थान से अधिक विस्तृत है। तो इनमें से आएगा बोली आएगा, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या, विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य क्षेत्र, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। प्रश्न 31, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी को व्युत्पन्न मानते हैं, अतः दिए गए विकल्प में सी वैदिक आर्यों से संगत उत्तर है। प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि इसके वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। इसमें पहले स्वर आते हैं, उसके बाद यानी कि व्यंजन आते हैं, अतः बाद में व्यंजन आते हैं, अंत में संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञात स्रा आते हैं। और अगला प्रश्न है, भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र है। तो भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र भोजपुर है, विकल्प डी चाहिए। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र भोजपुर है। यह बिहार का एक छोटा इलाका है, जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। भोजपुरी मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई बिहारी हिंदी और उपभाषा
की प्रमुख बोलियां हैं। और भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस में। प्रश्न है 34, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकलती हैं? तो ये है, इसका उत्तर विकल्प सी सही है, ब्राह्मी लिपि से। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। भारत की ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि तथा बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, जिसमें से खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित पंजाब, कश्मीर था। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 35, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? तो वो है देवनागरी। विकल्प बी सही है। और देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है कि यह वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। नागरी लिपि का वर्णनात्मक, इसके वर्णों का लेखन तथा उच्चारण समान है। प्रश्न 36, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। तो भाव विचार की अभिव्यक्ति है लिपि। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, रिक्त स्थान में लिपि आएगा। और वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। और हिंदी शब्द मूलतः का है? तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। विकल्प बी सही है। हिंदी मूलतः फारसी शब्द का है। विकल्प बी सही है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक शब्द बना है, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदवी शब्द बना। प्रश्न है 38, रिक्त स्थान की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। तो इसका उत्तर है लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रश्न 39, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में 17 बोलियां आती हैं। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कहीं कहीं 18 भी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर 17 है। DSSB TGT में माना गया। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों में 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। कौरवी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। कहीं कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है। प्रश्न है 40, हिंदी भाषा की आदि जननी है। तो हिंदी भाषा की आदि जननी विकल्प बी से ये संस्कृत है। और हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश और हट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न है अगला, प्रश्न 44, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। तो इसका सही कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि से जाना जाता है। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरी लिपि को नंदी नागरी नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 में नई दिल्ली में की गई। नंदी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली नंदी नागरी में लिखित शिलालेख पांडुलिपियों दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिण शैली भी कहते हैं। मध्वाचार कुछ पांडुलिपियाँ नंदी नागरी में हैं। मध्वाचार की कुछ पांडुलिपियाँ नंदी नागरी में हैं। प्रश्न 46, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही, भोजपुर के नाम पर पड़ा। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा। भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। भोजपुरी भाषा का नामकरण
बिहार राज्य के आरा शाहाबाद जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के आधार पर हुआ। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश की उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। इन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। अगला फैक्ट है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी तीन प्रमुख बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में तीन प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सभी तीन बोलियां। प्रश्न है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो पश्चिमी पहाड़ी यह पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए सही है। पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी उपभाषा खस और तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। प्रश्न है 48, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? तो पिंगल नाम दिया ब्रजभाषा को। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा को कहा जाता है। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई हैं। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम हैं, भाषाओं के नहीं। पृथ्वीराज रासो की रचना डिंगल में हुई। प्रश्न है 49, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्यतः चार तत्व होते हैं। ध्वनि, शब्द, शब्द को पद भी कहते हैं, वाक्य और अर्थ, ये सभी चार तत्व हैं। प्रश्न है 50, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो इसका उत्तर है, ये ग्रहण करता है प्रचलित भाषा और साहित्य से। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा तथा साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। प्रश्न है 51, छत्तीसगढ़ बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली ये बोली जाती है मध्य प्रदेश में। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है खलटाही तथा लरियक। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है खलटाही या लरियक। प्रश्न 52, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो भाषा का प्रयोग कहलाता है मौखिक अभिव्यक्ति। विकल्प सी सही है। मौखिक अभिव्यक्ति विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु एक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों के रूप में भाषा का प्रयोग करता है। प्रश्न 53, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो उसका अध्ययन करता है। तो इसका उत्तर है वैज्ञानिक। विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो इसको बांटा जा सकता है 3 श्रेणियों में। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रश्न है 55, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम था? तो उनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में गोपाल अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दी गई। प्रश्न 56, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये सम्मेलन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में किया गया। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। 22-23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 57, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? तो हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में
हिंदी राजभाषा है, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान में के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। प्रश्न 58 प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु, श्रीलंका में 6वीं सदी ईसा पूर्व में विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ। प्रश्न 59 अक्षर पर सिरो रेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो यह किया गया ना तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा किया गया, ना ही हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, इनमें से नहीं है। तो इसके आगे भी देखते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है, देवनागरी सुधार समिति द्वारा किया गया, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसी समिति ने अक्षर पर सिरो रेखा लगाने की सलाह दी। प्रश्न 7 हिंदी भाषा की लिपि लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? तो इसने स्वीकार किया गया देवनागरी लिपि को, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, अतः विकल्प ए देवनागरी लिपि सही है। प्रश्न 61 निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो इनमें से देवनागरी लिपि की विशेषता मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता, ये विकल्प सी सही है। इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार ये देवनागरी की विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। अगला फैक्ट है देवनागरी लिपि में केवल आ को छोड़कर सभी स्वरों को ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध है। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अगला फैक्ट है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। और चलिए देखते हैं इसमें नंबर 1 विशेषता स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, और दूसरी है प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, और तीसरा सुंदर और सुगठित लिखावट, चौथी है सिरो रेखा के कारण वर्ण और शब्दों के बीच अंतर स्पष्टीकरण, पांचवी है देवनागरी लिपि वर्णनात्मक है। अगला प्रश्न है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी का प्रमुख बोली है। तो उत्तरी पूर्वी की प्रमुख बोली है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। तो इनमें से है मेवाती है, विकल्प ए सही है, मेवाती है। मारवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थानी। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थानी प्रमुख बोली मेवाती है, शेष विकल्पों के अन्य गलत हैं। और राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी को ढोढ़ाड़ी या हाड़ौती कहते हैं। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहीरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में आदि में बोली जाती है। प्रश्न है ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। तो इनमें से अहीरवाटी नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 64 राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। तो मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थानी वर्ग मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली का क्षेत्र है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इसी कारण यहाँ की बोली मालवी कहते हैं, इस बोली को मालवी कहते हैं। सोंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियाँ हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, जैसे लकड़ी का लाकड़ी, कपड़ा का कापड़ा। इसी तरह मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान के झाड़वाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के विभिन्न भागों में मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन शामिल है। प्रश्न है वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा है। तो इनमें से है
गुजराती विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? तो इनमें से खड़ी बोली के निकट है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है, शेष विकल्प गलत है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया। वीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है और खड़ी बोली कौरवी का क्षेत्र बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद है। अगला फैक्ट है, हरियाणवी या इसको बांगरू भी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। प्रश्न है 67, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। तो इनमें से है विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, ल है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह ल है। शेष विकल्पों के उत्तर सही है। क, ल, ड और देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित किए जाने वाले लिपि चिन्ह है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 में किया गया। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना है। शब्दावलियों को प्रकाशित, परिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना आदि इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। प्रश्न है 68। प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी प्रवर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इनमें से सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही है। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रामराज, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि ये सभी। प्रश्न 68, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। तो इनमें से अशुद्ध प्रयोग है तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए, यह अशुद्ध है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इसके अलावा जितने भी दिए हुए हैं ये शुद्ध हैं। इसमें विकल्प डी, प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व ह के संयुक्त अक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। प्रश्न है 70, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। तो राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। ये एकदम गलत है, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। इसका उत्तर, प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर ये विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 71, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है? तो इनमें से पैशाची से संबंध नहीं है, विकल्प डी सही है। और सौरसेनी अपभ्रंश और मागधी और अर्धमागधी ये तीनों से संबंधित है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 72, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है। तो ब्रज भाषा का
स्थानीय रूप सिपाही नहीं है, सिपाही नहीं है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप सिपाही नहीं है, शेष विकल्पों के अन्य कथन सही हैं। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। अगला प्रश्न है 73। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। तो भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी मानी जाती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये तीनों बोलियां आती हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्न 74। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, विकल्प ए सही है। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि एक लिखित रूप है। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। भाषा का नाम मलयालम, इसकी लिपि है मलयालम। मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, उड़िया की उड़िया लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की अरबी फारसी, बंगाली की बांग्ला ब्रजपुरी भी कहते हैं, और हिंदी की देवनागरी। प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में, विकल्प बी सही है, सॉरी दोस्तों विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। प्रश्न 76। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो कौरवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, विकल्प डी सही, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 77। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो बिहारी सबसे पहले मागधी अपभ्रंश से निकली हुई बिहारी हिंदी है। तो इसके अंतर्गत मैथिली भोजपुरी और मगही ये तीनों निकली हुई हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुंदेली बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी हिंदी की है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी उपभाषा की बोली है। और हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण इस ढंग से किया जाता है। उपभाषा बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी को भांगरू भी कहते हैं, दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी को ढोड़ाड़ी कहते हैं, मेवाती, मालवी ये सभी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सभी आती हैं। प्रश्न है 78। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। तो मुंशी अयंगर फार्मूला के प्रस्तोता कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 12 सितंबर 1949 ईस्वी को कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी अयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया, जो मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। फार्मूला में कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। प्रश्न 79। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 80। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है। तो इनमें से है ब्राह्मी लिपि, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 81। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 में, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को प्रदान की गई। संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक
राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई और इसकी स्मृति को ताज़ा रखने हेतु 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 82 निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली है, तो गढ़वाली की उपबोली है सैलानी। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गढ़वाली गढ़वाल मंडल केदारखंड देवभूमि की बोली है। उसके उपबोलियों में जौन सारी, सलानी, श्रीनगरिया, राठी, चौंद कोठी, तकनौरी, रवाल्टी आदि हैं। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक बोली जाती है। प्रश्न है 83। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो बुंदेली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही, पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई बुंदेली ब्रजभाषा, कन्नौजी और हरियाणवी और ये सभी खड़ी बोली, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। प्रश्न है 84। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है, तो इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है हरदोई, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कन्नौजी का बोली क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर और कुमाऊनी का नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और गढ़वाली का टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी ये सभी बोली क्षेत्र हैं। मालवी का उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास ये सभी मालवी के बोली क्षेत्र हैं। और ब्रज के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली ये सभी ब्रजभाषा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है 85। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इनमें से लिखी जाती है मराठी। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 86। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा किया गया, तो ये है 8वीं अनुसूची, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं में संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली ये सभी 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है 87। संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है, तो संथाली भाषा ये ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 88। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो ये है अवधी बोली, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अवधी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रचलन है, अति ह्रस्व का प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली आकार बहुला है। अवधी बोली में सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के 3 रूप चलते हैं, घोरा, घोरवा, घोरौवा। अवधि आकार बहुला है, अवधि आकार बहुला। प्रश्न है 89। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो वह बोली है अवधी बोली, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अवधी बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अवधी की उपबोलियां हैं जोलाहा, गहोरा और जूड़र। बघेली की उपबोलियां निबट्टा और अवधी बोली का क्षेत्र है बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, सीतापुर आदि केंद्र हैं। बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर आदि बघेली बोली के क्षेत्र हैं। प्रश्न है 90। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा ये है सिंधी, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 91। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है, तो पहाड़ी हिंदी का विकास माना गया है। दोस्तों इनमें से एक से अधिक हैं, तो चलिए इसकी सीधा व्याख्या देखते हैं।
पहाड़ी हिंदी का विकास खस तथा पैशाची अपभ्रंश दोनों से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। कुमाऊनी, नंबर 1 कुमाऊनी, इसकी उपबोली इस तरह है: खच परजिया और कुमैया, पछाई, दानपुरिया, ये सभी आती हैं। प्रश्न 92 हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है, तो वो है हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। तो इसका उत्तर, ये प्रश्न के अनुसार असत्य है, तो इसका उत्तर यही सही होगा, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में, ये कथन असत्य है क्योंकि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। जबकि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है, यह अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी वियोगात्मक भाषा। प्रश्न है 93 ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती का विकास हुआ। और अपभ्रंश देख लेते हैं और उनकी भाषाएं। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राह्मण से सिंधी, ये सभी भाषाएं हैं और उनसे संबंधी अपभ्रंश है। प्रश्न 94 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इनमें से अरबी शामिल नहीं है, बाकी लैट्रिन, यूनानी, फारसी, ये सभी भाषाएं शामिल हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 95 पंजाबी भाषा की लिपि है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी डोंगरी सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुई। और अगला फैक्ट है गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि 10वीं सदी से विकसित हुई। अगला फैक्ट है बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि का ही अंग है। प्रश्न है रिक्त स्थान शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ? तो इनमें से दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। प्रश्न है 97 हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। ये शब्द किससे है? तो ये शब्द किसके हैं? तो यह शब्द है राजगोपालाचार्य, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पर युक्त कथन सी राजगोपालाचार्य का है। फैक्ट है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है, ये सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार है। अगला फैक्ट है रामधारी सिंह दिनकर को समय शौर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। और नागार्जुन एक प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। और प्रश्न है 98 भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो इसको विभक्त किया गया है 3 भागों में, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 99 वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। और चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया। अगला फैक्ट है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या 15 हो गई। और अगला फैक्ट है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित करने पर यह संख्या 18 हो गई। और 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ा गया, इससे इसकी संख्या 22 हो गई। अगला प्रश्न है जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक है। तो ये है इसका उत्तर, विकल्प बी सही, अपनी देवनागरी लिपि, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है जबकि रोमनात्मक है। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं हैं: चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। और ध्वनि लिपि को 2 भागों में, अक्षरात्मक, वर्णनात्मक। और अक्षरात्मक के अंतर्गत भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं
और वर्णनात्मक रोमन लिपि वर्णनात्मक है। अगला फैक्ट है देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित है। और अगला फैक्ट है देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। तो ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप अंत तक देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा, और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।